प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में भी है, एप्टीट्यूड में भी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई टॉस अ कॉइन, कॉइन को दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चांसेस की जगह पे 2 आ जाएगा। अब फेंकने के बाद आइदर हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो एक ही चांस है, नंबर ऑफ चांसेस 1 है, तो 1/2। हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और दोनों प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1/2 + 1/2 इज 1। Summation of all probabilities of a particular event will be 1. नेक्स्ट कंसेप्ट चाहिए कॉम्बिनेशन का, फिर परम्यूटेशन का। फॉर कॉम्बिनेशन एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। न्यूमेरिकल्स में जब लगेगा तब इसको और डिटेल में हम देखेंगे, ये इसके बेसिक फॉर्मूले है। उसके बाद में NC0 और NCN, इन दोनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1 ही होता है। NC0 1 है, NCN भी 1 है। NC1 जो है वो n है, NC1 क्या है? n है। NCR इज नथिंग बट NCn-r। ये तीन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको पता होती है, 11th-12th स्टैंडर्ड में भी पता होती है, तो ये एक है जो हमें लगेंगी। आगे फर्स्ट मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो कार्ड्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्ड्स कैसे होते हैं। कार्ड्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, पत्तों का सेट। कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स में 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं। ब्लैक जो 26 कार्ड्स है उसमें 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, ये 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। टोटल 13 कार्ड्स का सीक्वेंस, ये जो 13 कार्ड्स है डायमंड में, उनका सीक्वेंस फर्स्ट इज ए स्टैंड्स फॉर एस, एस, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में जे स्टैंड्स फॉर जैक, Q stands for queen, K stands for king। तो ये कार्ड का सीक्वेंस है। हिंदी में एस को आप एक्का बोलते हैं, फिर ये दुर्री, तिर्री, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अठरा, नव्वा, दस्सा, और जे फॉर गुलाम या फिर उसको गोटू भी बोलते कुछ लोग। क्यू यानी क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा। तो ये जो कार्ड्स है ये ऐसे सीक्वेंस में, यही 13 कार्ड्स की सीक्वेंस डायमंड में भी है, यही 13 कार्ड्स की सीक्वेंस हार्ट में भी है, 13 कार्ड्स की सीक्वेंस पेड में भी है और क्लब में भी है। दिस सीरीज ऑफ 13 कार्ड इज प्रेजेंट इन ऑल सेट्स। इस लिहाज से हमारे पास आ जाते हैं 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 गुलाम, 4 दस्से, 4 पंजे, 4 चौके। सारे कार्ड्स कितने होंगे? 4। 4 किंग्स, डायमंड का भी, हार्ट का भी, स्पेड का भी, क्लब का भी, क्वींस भी वैसा ही, जैक भी वैसा ही। ऐसे कुल मिला के हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। आगे नाउ वी विल डू सम सिंपल सम्स। टाइप 1, सिंगल कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। सिंगल कार्ड, पैक कितने का है? 52 कार्ड्स का पैक है। एक सिंगल कार्ड हम विड्रॉ करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। Probability of getting a red card. There are how many red cards? There are 26 red cards. 26 कैसे? 13 कार्ड्स डायमंड के और 13 कार्ड्स हार्ट के, ऐसे 26 रेड कार्ड है। उन 26 में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से हम एक सिलेक्ट करने जा रहे हैं। 26 C1, 52 C1। जब भी हम सिलेक्ट करते हैं किसी चीज को तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सी यूज करते हैं।
तो रेड अवेलेबल कितने थे 26, उसमें से एक निकालने वाले हैं। टोटल कार्ड्स कितने अवेलेबल है 52, उसमें से एक निकाला जा रहा है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ चांसेस, दिस इज द चांस विच वी वांट, जो हमें चाहिए वो। तो 26C1 होता है 26 और 52C1 कितना होता है 52। 26/52 is 1/2. So probability of getting a red card is 1/2. मैं P के सफिक्स में रेड लिख देता हूं। ओके, probability of getting a black card, ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। अरे ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी, इट विल बी 1/2। ठीक है, सेम लॉजिक, 26 ब्लैक कार्ड है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से एक सिलेक्ट होने वाला है, 26/52, I'll get the answer as 1/2. अब नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड। टोटल डायमंड कार्ड्स कितने प्रेजेंट है 52 कार्ड्स में से 13 डायमंड कार्ड्स है, 13 में से एक सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, डायमंड, आई विल ड्रॉ अ डायमंड फॉर यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड इज व्हाट, कैसे करेंगे आप, 13C1 नीचे क्या 52C1, 13/52, it comes out to be 1/4. Similarly, if I want a heart card, प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, उसका भी सेम लॉजिक, 13 हार्ट्स कार्ड होता है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो 13C1, नीचे 52 में से सिलेक्ट करना है 52C1, 13/52, उसका भी आंसर आएगा 1/4। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे रहेगी, सेम 1/4, क्योंकि 13/52 इज 1/4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड, क्लब कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही रहेगी, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 52 कार्ड्स का सेट है, उसमें किंग्स कितने 4 है, तो कितने किंग सिलेक्ट करने मुझे, एक ही, तो 4C1 डिवाइडेड बाय कितने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड, तो 4/52, 4/52 इज व्हाट 1/13। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन का भी क्या होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, वो क्या होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस क्या रहेगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9, कार्ड रहता है ना 9, उसका भी 1/4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं ये 3 एग्जांपल से, हमें अगर कलर कार्ड चाहिए, मतलब रेड कलर का कार्ड चाहिए, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर का कार्ड चाहिए सिंगल कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रुप, ग्रुप मतलब डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ग्रुप का कार्ड निकालने की, सिंगल कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इंडिविजुअल कार्ड, इंडिविजुअल कार्ड मतलब किंग चाहिए, क्वीन चाहिए, जैक चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13। तो ये इसके कंक्लूजन है। ये 1/13 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो क्वीन की भी ये गलत हो गया 1/13। गेटिंग अ जैक इज ऑल्सो 1/13, गेटिंग अ एस इज ऑल्सो 1/13, और ये भी 1/13। कोई भी इंडिविजुअल कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है। ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक मेथड 1 और दूसरा मेथड 2, दोनों ही तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। अभी आसान सा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड व्हाट किंग, तो देखो टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं, उन 26 रेड कार्ड्स में रेड किसको कहते हैं हम, डायमंड को बोलते हैं और हार्ट को, तो डायमंड का एक किंग होगा, हार्ट का एक किंग होगा, तो टोटल 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स है, उसमें से 2 किंग है रेड वाले, 2 किंग है रेड वाले, तो 52 में से 2 कार्ड्स हम है जो लायक है,
तो देखो कैसा है, गेटिंग अ रेड किंग, वही किंग सिलेक्ट होगा तो उसकी कैसा है 2C1 और टोटल कितने कार्ड्स है 52C1, 52 में से एक कार्ड निकालना है, उन दोनों में से कौन सा भी किंग चलेगा, तो 2C1, तो ये क्या हो गया 2C1 2 होता है 2/52। या फिर जो लोग ये चीजें नहीं समझ सकते वो डायरेक्टली देखो कितने कितने रेड किंग होते हैं, 2 होते हैं और टोटल कार्ड्स कितने 52, ऐसे करो 2/52, आंसर कितना आया 1/26। तो ये एक तरीका है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, और एक तरीका बताता हूं, देखो ये कैसा है, रेड भी है और किंग भी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 26/52, दैट इज 1/2, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, अभी अभी हमने किया था, किंग कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, 4/52 यानी 1/13, तो 1/2 इंटू 1/13, आंसर इज 1/26। तो इस तरह से आप आंसर लाओ, नहीं तो इस तरह से लाओ, दोनों ही मेथड सही है। उसी तरह ये वाला सब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, मेथड 1, देखो क्या करने जा रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड into probability of getting a king, probability of getting black card into probability of getting king. Probability of getting a king, we know that it is 1/13. Probability of getting a black card, we know that it is 1/2, so 1/2 into 1/13, I'll get 1/26। या फिर मेथड 2 सीधा सीधा कर दो, व्हाट विल बी मेथड 2, बोलो मुझे क्या चाहिए, ब्लैक किंग चाहिए। ब्लैक किंग कितने अवेलेबल रहते हैं, 2 ही रहता है, पूरे 52 कार्ड्स में 2 ब्लैक किंग रहते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 2/52 इज द आंसर। तो ऐसा भी चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, हाउ डू वी डू दैट, इट इज 2C1/52C1, ये जिसको नहीं जमता वो डायरेक्टली 2/52 कर दो, 2C1 तो 2 ही होता है, 52C1 तो 2/52 इज 1/26। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड किंग, अब देखो ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड किंग, इसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है, मेथड 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड किंग, तो सबसे पहले तो वो डायमंड कार्ड होना चाहिए और उसके बाद में वो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, इट इज व्हाट 13/52, दैट इज 1/4, तो यहां पे आ जाएगा 1/4, यहां पे आ जाएगा 1/4। ओके, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड इनटू ये किसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज व्हाट 1/13, तो 4 इंटू 13 कितना होता है 1/52, ये एक तरीका है। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली ज्यादा आसान है, मेथड 2, आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड किंग, तो पूरे 52 कार्ड्स में एक ही पत्ता ऐसा है जो डायमंड का किंग है, एक ही पत्ता ऐसा है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा 1C1 डिवाइडेड बाय 52C1, तो 1/52 आ गया, ऐसे करो नहीं तो ऐसे करो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ड किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हार्ड किंग मैं अभी सॉल्व नहीं करते बेटा, सेम ही होगी 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड किंग क्या होगा, सेम 1/52,
स्पेड का किंग पूरे 52 कार्ड्स में एक ही है और टोटल कार्ड्स 52 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब किंग इज ऑल्सो व्हाट 1/52. तो ये इतना आसान है. तो कंक्लूजन इससे निकलेंगे अपन. ओके, सो कंक्लूजन्स आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कलर एंड इंडिविजुअल कार्ड. कलर कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी. इंडिविजुअल कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13 थी. 1/12 1/2 इंटू 1/13 तो आंसर आता है 1/26. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रुप एंड अ इंडिविजुअल कार्ड, जैसे हमने हार्ट का किंग, हार्ट की क्वीन निकालो तो भी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही रहेगी क्योंकि हार्ट की क्वीन भी एक ही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रुप वाज हाउ मच? इट वाज 1/4 and probability of getting an individual card was 1/13. तो 1/4 into 1/13 1/52. ऐसे भी आप इसको कर सकते हो. तो ये कंक्लूजन है इसके. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स, 2 रेड कार्ड्स. अब देखो रेड कार्ड्स 26 होते हैं, तो 26 में से 2 सिलेक्ट करने हैं और नीचे टोटल 52 में से 2 सिलेक्ट करने हैं. सो दिस इज माय आंसर. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा. 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक. तो 26 रेड में से एक रेड सिलेक्ट करना है और 26 ब्लैक में से एक सिलेक्ट करना है. टोटल 52 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं. ये सारे एग्जांपल्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन से रिलेटेड है. व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एज डायमंड एंड अदर एज क्लब? तो डायमंड कितने होते हैं? डायमंड कितने होते हैं? डायमंड 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से एक. एंड क्लब कितने होते हैं? 13 ही होते हैं, 13C1 डिवाइडेड बाय टोटल 52 में से 2 निकालना है, 52C2. सो दिस इज द आंसर. इसको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग तो आसान होती है, कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसे लिखा है. ओके, ईयर्स. नेक्स्ट मॉड्यूल इज ईयर्स. वी विल बी स्पीकिंग हियर अबाउट जनरल ईयर्स. जनरल ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है. इफ इट इज अ लीप ईयर जो होता है वो 366 ईयर्स का, 366 डेज का होता है. ये कैलेंडर चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ टॉपिक है. प्रोबेबिलिटी में इसका हमें एप्लीकेशन करना है. तो 52 वीक्स यानी कि क्या होगा? 52 वीक्स यानी 52 संडेज होंगे. ओके, 52 मंडेज होंगे, 52 ट्यूसडेज होंगे. सही है. ऐसे करते 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 52 क्या होंगे? सैटरडेज होंगे. एक एक्स्ट्रा दिन है, वो एक्स्ट्रा दिन आइदर संडे हो सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा दिन मंडे हो सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है? ट्यूसडे हो सकता है. वो एक्स्ट्रा दिन बोलो 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 वेडनेसडे हो सकता है या फिर थर्सडे हो सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा दिन फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या फिर वो सैटरडे हो सकता है. तो ऐसे 7 दिनों में से कोई भी वो एक एक्स्ट्रा दिन हो सकता है. अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर, तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होगी 1/7. ठीक है, 1/7. और वही अगर कोई हमें पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज, तो 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी देखो 52 संडेज और ऑड डे अगर मंडे है तो एक चांस, 52 संडेज और ऑड डे अगर ट्यूसडे सेकेंड चांस, 52 संडेज और वेडनेसडे आ गया ऑड डे तो तीसरा चांस, 52 संडेज और थर्सडे आ गया चौथा चांस, 52 संडेज और फ्राइडे आ गया ऑड डे तो पांचवा, 52 संडेज और जो ऑड डे है वो सैटरडे आ गया तो छठा चांस. तो ऐसे कितने हो सकते हैं? 6 चांसेस हो सकते हैं आउट ऑफ टोटल
7 chances. These are how many chances? These are total 7 chances, out of which 6 chances ऐसे है जो आ गए, जो अकर हो गए, तो हमें पूरे साल में कितने संडेज देखने को मिलेंगे? 52. समझ में आ रही है बात? ओके, ये 7 चांसेस में से, ये 7 चांसेस में सिर्फ एक ही चांस ऐसा है कि मुझे कितने संडेज देखने को मिलेंगे? 53. कैसे? ये 52 संडेज प्लस ये एक संडे, तो कितने हो गए? 53 संडेज. तो ऐसा ये लॉजिक है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 मंडेज, 52 मंडेज इन अ ईयर, तो आप आंसर क्या दोगे? 52 मंडेज इन अ ईयर 6/7. 52 ट्यूसडेज इन अ ईयर 6/7. 52 Saturdays in a year 6/7. What is the probability of getting 53 Sundays in a year, regular year? 1/7. What is the probability of getting 53 Wednesday in a regular year? 1/7. तो ऐसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें आने चाहिए. आगे लीप ईयर. लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, यानी 52 वीक्स प्लस 2 और डेज. तो कैसे होगा? 52 वीक्स मतलब क्या? इसमें कंपलसरी होंगे 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज, ऐसे चलता रहेगा 52 सैटरडेज. ये कंपलसरी इसमें होंगे. और 2 एक्स्ट्रा डेज कैसे होंगे? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है. बोलो. वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? सैटरडे संडे हो सकता है. तो ये कुल मिला के कितने सेट्स हो गए जो पॉसिबल है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7. इसके बाद में फिर से ये रिपीट हो जाती साइकिल. फिर से क्या होगा? संडे मंडे. तो वो तो है. तो ऐसे 7 पॉसिबिलिटीज है, तो 7 चांसेस है. तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ सम सॉल्व करेंगे. तो सम्स कैसे है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? 53 संडेज. देखो 52 तो आएंगे ही आएंगे. अब संडे आने का चांस यहां पे है, यहां पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां पे है. 2 जगह पे है. तो आउट ऑफ 7 कितने जगह पे है? 2 जगह पे है. तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ लीप ईयर? देखो भाई, यहां पे संडे नहीं है 1, यहां पे संडे नहीं है 2, यहां पे संडे नहीं है 3, यहां पे संडे नहीं है 4, यहां पे संडे नहीं है 5, यहां पे और यहां पे संडे है. तो कुल मिला के 5 चांसेस ऐसे है आउट ऑफ 7 जिसमें संडे नहीं है, इसलिए 52 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज एंड 53 मंडेज इन अ लीप ईयर. तो देखो 52 तो इसमें हो ही जाता है. 53 आने के लिए मुझे सेट में संडे और मंडे जुड़ के चाहिए. संडे और मंडे लग के सिर्फ एक ही बार आते हैं, बाकी कहीं पे भी आपको संडे और मंडे एक साथ नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 आएगी. Probability of getting exactly 53 Sundays and 53 Mondays in a leap year is 1/7. Probability of getting 52 Sundays and 52 Mondays, 52 Sundays and 52 Mondays, मतलब संडे ये अगर आ गया तो नहीं चलेगा, ये आ गया नहीं चलेगा क्योंकि इसमें मंडे है. ये चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि इसमें संडे मंडे दोनों नहीं है. आई एम सो सॉरी. मुझे क्या चाहिए? गेटिंग एग्जैक्टली. हाँ अब सही है. ओके, ये दोनों नहीं चलेंगे, ये चलेगा 1, क्योंकि इसमें संडे भी नहीं है मंडे भी नहीं है. ये अगर आता है तो इधर 52 हो गए. ओके, ये चलेगा 2, ये चलेगा 3, ये चलेगा 4, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें संडे है. सही है ना? यस. तो 4 वेज है आउट ऑफ 7 जिसमें ये प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाती है. तो 4/7 इज द आंसर. ओके,
तो इन मंथ ऑफ जनवरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने से पहले मैं जनवरी मंथ के बारे में जो जो आपका नॉलेज है वो सारा लिख देता हूँ यहाँ पे। जनवरी मंथ के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? जनवरी जो होता है इसमें टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31 डेज होते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, 28 दिन, 28 डेज। 28 क्यों लिए सर आपने? क्योंकि 7 4 28 प्लस कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज। सही है भाई? ओके, तो 3 ऑड डेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 4 हमारे जनवरी में क्या हो गए फिर? 4 संडेज, 4 मंडेज, इतने तो कंपलसरी होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। 4 ट्यूसडेज, ये चलता जाएगा कब तक? वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या हो सकता है? इसके बाद में स्कीम हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे, बोलो, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, बोलो बोलो, ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर बोलो, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर क्या हो सकता है? फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर क्या हो सकता है? सैटरडे संडे मंडे। तो ये टोटल कितने केसेस हो गए? 7। कैसे भी कॉम्बिनेशंस लो आप, 7 ही केसेस बनते हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करना आप। 4 5 6 ये 7 पॉसिबिलिटीज है। ये बीच में पहले मैं और लिखा करता था, अभी लाइन ड्रॉ की है सिर्फ। अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा, सबको लॉजिक्स पता है। इन जनवरी मंथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज, 5 मंडेज? देखो 4 संडे और 4 मंडे तो ऑलरेडी है मेरे पास, या ये अगर कॉम्बिनेशन मैच हो जाए, ये अगर मैच हो जाए तो संडे मंडे, तो ये 5-5 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मंडे तो है लेकिन संडे नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे संडे है लेकिन मंडे नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे संडे है मंडे, तो ये चलेगा। तो टोटल कितने चांसेस अवेलेबल है? 2 आउट ऑफ हाउ मेनी चांसेस? 7। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज एंड 5 मंडेज? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/7। 2/7 इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूं, इट इज 2/7। किस किस को समझ में आया? समझ में आया? ओके, मैं इरेज कर देता हूं अभी। नेक्स्ट इज व्हाट? 5 संडेज, 5 मंडेज एंड 5 ट्यूसडेज। संडे मंडे ट्यूसडे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलेगा, इसको छोड़ के कुछ नहीं। तो इट इज व्हाट? 1/7। ऐसा एक ही बार हो सकता है। उसके बाद में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 संडेज ओनली? सिर्फ 4 संडे चाहिए। 4 संडे यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर ऐसे ढूंढो जिसमें संडे ही नहीं है। इसमें है तो ये नहीं चलेगा, इसमें संडे नहीं है ये चलेगा, इसमें संडे नहीं है ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें संडे है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें संडे है। तो कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 संडेज ओनली इज व्हाट? 4/7। समझ में आ गया? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 संडेज 4 मंडेज ओनली? 4 संडे 4 मंडे। देखो ये चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर आ गया तो 5 संडे और 5 मंडे हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ पे संडे, अच्छा मंडे है तो 5 मंडे हो रहे, ये भी नहीं चलेगा। इसमें संडे मंडे नहीं है, ये चल जाएगा। इसमें संडे मंडे नहीं है, ये चल जाएगा। संडे मंडे नहीं है, ये चल जाएगा। इसमें संडे है तो ये नहीं चलेगा। इसमें संडे और मंडे दोनों है नहीं चलेगा। तो कितना है? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 3/7। नेक्स्ट 4 संडे 4 मंडे 4 ट्यूसडे, 4 संडे 4 ट्यूसडे 4 मंडे। तो इसका कैसे करें? देखो 4 संडे आने चाहिए, 4 मंडे आने चाहिए, 4 ट्यूसडे आने चाहिए। ये अगर आ जाए तो 5 हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा।
ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये मंडे अगर जुड़ जाए तो 5 मंडे हो रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। ये ट्यूसडे है इसमें तो ये नहीं चलेगा। इसमें संडे मंडे ट्यूसडे में से कुछ नहीं है तो ये चल जाएगा। इसमें संडे मंडे ट्यूसडे में से कुछ नहीं, ये चल जाएगा। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें संडे है। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें संडे मंडे है। तो कितने हो गए? 1 2 2/7। आप समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं? 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप ये एग्जाम में कर सकते हो। ओके, मॉड्यूल 3 इज ऑन डाइस। ओके, डाई, इफ इट इज अ सिंगल वी कॉल इट एज अ डाई। एक से ज्यादा है तो हम उसको डाइस कहेंगे। अ डाई हैज 6 फेसेस, तो 6 फेसेस होते हैं, इसको सबने देखा होगा। तो नंबर ऑफ डाइस रोल्ड मैं यहाँ पे लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पे लिखा है। इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड देन देर आर 6 चांसेस। इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड देन सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? देखो, सिंगल डाई रोल किया तो आपका 1 मिल सकता है, मतलब 1 अगर ऊपर है तो उसको 1 आया, 1 आया, ऐसा हम उसको कहते हैं। ऊपर 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 5 6। तो कितने हुए ये टोटल? ये सैंपल स्पेस में कितने हुए? 6। अगर 2 डाई एट अ टाइम मैं रोल करता हूं, मतलब ऐसे 2 डाई मैं ऐसे ऐसे रोल करता हूं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? पहले डाई में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। पहले डाई में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है? या फिर पहले डाई में 1 आया, दूसरे 2 आया, दूसरे में 1 आया, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। या फिर पहले जो डाई है, पहला डाई, उसमें 4 आ गया, दूसरे में 1 आया, फिर पहले में 4 आया, दूसरे में 2 आया, ऐसे हो सकता है। ये सारी संभावनाएं हम लिख रहे हैं। 4 5 4 6। या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप देख सकते हो टोटल कितने हैं ये 6 है, और ये कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 36। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है जब हम 2 डाइज रोल करते हैं, यानी वो 6 का स्क्वायर है। अगर हम 3 डाई एट ए टाइम रोल करते हैं तो कितने पॉसिबिलिटी आउटकम्स हो सकते हैं? इट इज 6 का क्यूब। वैसे हम अगर n डाई अगर रोल करें, n डाइज अगर रोल करें तो 6n इतने पॉसिबल आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जनरली एग्जाम में पहले 2 केसेस में से ही एग्जाम्पल आएगा। ओके, इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। सिंगल डाई इज रोल्ड, तो सिंगल डाई इफ इट इज रोल्ड तो सैंपल स्पेस में कैसे नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, तो इवन नंबर्स इसमें कौन से है? देखो, 2 इज इवन, 4 इज इवन एंड 6 इज इवन, तो 3 इवन नंबर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज 3, और यहाँ पे टोटल कितना है? 6। 3/6 दैट इज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर यानी कौन से? 1 3 5। ओके, so that probability is what? 3/6. It comes out to be 1/2. Probability of getting a prime number कौन से है? Probability of getting prime number, it is what? बोलो, prime number कौन कौन से है? 2, बोलो, 3 5। हाँ, प्राइम नंबर में 1 होता नहीं है। प्राइम नंबर में 1 नहीं होता। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल है और 1 से।
बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बहुत बच्चे गलती से 1 2 3,5 लेते हैं, वैसा नहीं है। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स है? 3 और टोटल सैंपल स्पेस में 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, यानी कोई भी इंडिविजुअल नंबर 5 अगर लाना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 आने के चांस एक ही है, अपॉन 6, 1/6 इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 चाहिए। इसका मीनिंग बहुत लोग समझ नहीं पाते, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपका एग्जाम हुआ, आपको पेरेंट्स ने कहा है आपको एटलीस्ट 80% आनी चाहिए। एटलीस्ट 80% मतलब आपके माँ बाप क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपको कम से कम 80 चाहिए। 81 मिल गए तो मारेंगे आपको? नहीं मारेंगे, उनको चलेगा, 81 चलेगा, 82 चलेगा, 83 चलेगा। एटलीस्ट 81 का 80% का मतलब क्या हुआ? आपको कम से कम 80 चाहिए, उसके ऊपर कितने भी आए तो उनको चलेगा, 100% भी आ गए तो उनको चलेगा। तो वैसे ही एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए, तो 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 नहीं आ सकता यार, डाई में 6 ही नंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी इज 5 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट का मीनिंग भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लो ये बॉटल है, मुझे दुकानदार ने बताया ये बॉटल है साहब, ये 500 रुपए की है। मैंने बोला नहीं यार 500 नहीं, मैं इसके ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 400 दे सकता हूँ, एटमोस्ट 400 दे सकता हूँ। मतलब अगर दुकानदार अगर मुझे बोले सर 300 में ले लो, तो मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? लूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूँ? 400। तो 400 या 400 से कम कितने भी मुझे चलेंगे। एटमोस्ट का मीनिंग समझ में आया आपको? एटमोस्ट 3 का मीनिंग मुझे 3 चलेगा, फिर उसके बाद में 3 से कम जितने भी नंबर है वो चलेंगे, 2 चलेगा, 1 भी चलेगा, ठीक है, 0 तो आ ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में फुकट में हो सकता है, दुकानदार बोले लाओ लो फुकट में लेके जाओ 0 रुपीज, तो चलेगा मुझे, वो भी चलेगा। उसमें कुछ लोगों को ऐसा भी चलेगा, दुकानदार बोलेगा मैं पैसे देता हूँ बॉटल भी लेके जाओ। 3/6, आंसर कितना आ गया? 1/2। सो 1/2 इज द आंसर। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड से रिलेटेड, तो जो हमने किए हैं। आप डबल डाई का देखते हैं। ओके, इफ 2 डाइज आर रोल्ड, सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से होता है, 36 पॉसिबिलिटीज है जो अकर हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इवन, देखो सम इवन मतलब देखो 1 + 1 2 इज अ इवन नंबर, तो ये चलेगा। 1 + 2 इज व्हाट? 3, नहीं चलेगा। 1 + 3 इज व्हाट? 4, चलेगा। 1 + 4 इज व्हाट? 5, 1 + 5 इज 6, ये चलेगा। 1 + 6 इज 7, ये नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो हर अल्टरनेट नंबर चलेगा, हर अल्टरनेट पॉसिबिलिटी जो है वो चलेगी, और हर अल्टरनेट पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। तो इसमें आउट ऑफ टोटल 36, 18 पॉसिबिलिटीज ऐसे है जो चलेगी आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इवन इज व्हाट? 1/2, 1/2। So this is the probability. Probability of getting sum odd, जो जिनका सम इवन नहीं है वो उनका सम क्या है? ऑड है। तो ऐसे भी कितने हैं? 18 है टोटल इसमें, 18/36, सो आंसर आएगा 1/2। Probability of getting same number on both the dice, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, आप देख सकते हो ये कितने हैं, मार्क करके देता हूं, ये टोटल 6 है। सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे, तो ये टोटल 6 है। तो 6/36, आंसर क्या आएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6 मतलब एडिशन 6 आना चाहिए। तो देखो 1 + 1 2 है, ये नहीं चलेगा। 1 + 2 नहीं चलेगा, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। 1 + 4 नहीं चलेगा, ये चलेगा। 1 + 5 इज 6, नीचे 2 + 4 ये चलेगा, नीचे 3 + 3 चलेगा, और कुछ है नहीं। 4 + 2 चलेगा, 5 + 1 चलेगा, और नहीं। 1 2 3 4 5, 5/36। तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है? 5/36। ओके, तो रिगार्डिंग सम
कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले मैंने दिए हैं। आर गिवन होता है, आर का वैल्यू अगर 2 और 7 के बीच में है तो नंबर ऑफ चांसेस R-1 लो। आर का वैल्यू अगर 5 और 12 के बीच में है तो नंबर ऑफ चांसेस 13-3 लो। तो इस टेबल से भी हम सम सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ सैंपल एग्जांपल्स आपके लिए लेता हूं। ओके, इरेज कर देता हूं ये पार्ट, सैंपल एग्जांपल्स हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, if 2 dice are rolled, find probability of getting sum as 5। ऐसे करता हूं, ठीक है। ये वाला सम भी इस शॉर्टकट टेक्निक से किया जा सकता था, ठीक है। गेटिंग सम एज 5, तो देखो सम 5 आना चाहिए। तो आर का वैल्यू, ये देखो आर का वैल्यू 5 गिवन है, किस में लाई कर रहा है 2 और 7 में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाएंगे फिर 5 - 1, 5 - 1, 5 - 1 मतलब कितने हुए 4। चेक करना है आपको, चेक करो। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ चांसेस इज व्हाट 4/36। आपको चेक करना है लाइव, तो चेक भी कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे 4 कब आएगा, 1 + 3 = 4। बाकी कहीं पे भी 4 एडिशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहाँ आएगा 2 + 2 = 4। यहाँ पे 3 + 1 = 4। आगे कहीं 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब 1 2, आई एम सो सॉरी, सम क्या बोला है 5 बोला है, मैंने गलती कर दी, सॉरी। ओके, सम 5 चाहिए, तो 1 + 4 = 5, यहाँ पे 2 + 3 = 5, यहाँ पे 3 + 2 = 5, और यहाँ पे 4 + 1 1 2 3 4। आगे कहीं हो सकता है 5, नहीं हो सकता। तो टोटल क्या, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? यस, 4/36 मतलब आंसर क्या हो गया 1/9 इज द आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। इफ 2 dice are rolled, find probability of getting sum as 2। सम 2 आना चाहिए। कैसे करेंगे बोलो, सम 2 आना चाहिए। तो शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सम 2 है, 2 और 7 के बीच में लाई करता है, तो ये फॉर्मूला सही रहेगा। 2 - 1 कितना होता है 1। तो आंसर क्या आ गया बोलो 1/36। या फिर आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देख लो, सम कितना आना चाहिए 2। तो एक ही केस में पॉसिबल है 1 + 1 2, बाकी किसी केस में सम 2 आ ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ गया 1/36। आपको समझ में आया ये टेबल कैसे यूज करना है? उसके बाद में और एक सम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। इफ 2 dice are rolled, probability of getting sum as 8। सम 8 आना चाहिए। तो 8 किस में लाई कर रहा है 5 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, 5 और 12 के बीच में लाई कर रहा है 8। तो 8 के लिए कैसे करोगे आप 13 - 8। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 13 - 8/36। ये समझ रहे हो ना? या फिर आप ऐसे करो 6² लिखते जाओ, क्योंकि 2 डाई फेंके है तो 6²। तो 13 - 8 कितना होता है 5/36 इज द आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर ढूंढते बैठो, टाइम पास करो। सम इज व्हाट 8। तो देखो यहाँ पे 8 सम तो हो ही नहीं सकता, 6 + 1 7 ज्यादा से ज्यादा। ये कितना हो गया 6 + 2 8, यहाँ पे 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 1 2 3 4 5। तो इसलिए 5/36। ये सम सॉल्व करना आसान है जब तक 2 डाइज है, 2 डाइज है। लेकिन अगर 3 डाइज हो गए तो
ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें सैंपल स्पेस ही 6 क्यूब होता है। 6 क्यूब कितना है? 6 क्यूब कितना है? 6 6 से 36, 36 6 से कितना होता है? 216। तो 216 तो सैंपल स्पेस ही है, तो उसमें कैसे करोगे? तो उसमें शॉर्टकट फॉर्मूलेज ही लगाना पड़ेंगे, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, 3 डाइस का लॉजिक सिखा देता हूँ। ओके, फॉर 3 डाइस थ्रोन नंबर ऑफ चांसेस के लिए मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं। आर गिवन होता है क्वेश्चन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर 3 डाइस थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 18। तो आर की वैल्यू क्या है? 18। तो 18 तो 3 और 8 में लाई नहीं करता, 9 और 12 में भी नहीं, 10 और 11 में भी नहीं, 18 लाई करता है 13 और 18 के बीच में। तो ये फॉर्मूला मैं आर फाइंड करने के लिए यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा इसको सॉल्व? आर इक्वल टू 18 ये गिवन है। ओके, तो नंबर ऑफ चांसेस मैं पहले फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा? 19 माइनस आर यानी 19 माइनस 18, 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। 19 माइनस 18 इज 1, 20 माइनस 18 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। सो मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ चांसेस कितने? 1 अपॉन 36। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, नॉट 36 सॉरी, 3 डाइस थ्रो किए हैं, 3 डाइस थ्रो किए तो 6 क्यूब आना चाहिए, यानी 1 अपॉन 216 आंसर आएगा। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वन ही चांस है जिसमें सम 18 आए, और वो जो चांस है वो कौन सा होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब तीनों डाइस पे 6,6,6 आएंगे तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18। तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें सम 18 आए। तो सम 18 आने के लिए सिर्फ यही एक अवेलेबल चांस है। तो आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो या फिर लॉजिक लगा के भी, लेकिन लॉजिक्स फेल हो जाते हैं जब नंबर्स कुछ इस तरह से हो गए, यानी सम 11 है, तब क्या करेंगे? फॉर 3 डाइस थ्रोन प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये पहले बॉक्स कर देता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 11। तो सम 11 के लिए नंबर ऑफ चांसेस 25 होते हैं। सम 10 आए इसके लिए भी नंबर ऑफ चांसेस 25 होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो आपको निकालते बैठने की जरूरत नहीं तो आप निकालोगे तो आपको बहुत समय लगेगा, 1 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि 216 सैंपल्स लिखने कोई मजाक नहीं। तो ये फॉर्मूलास लर्न होने चाहिए। तो सीधा हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे? सम 11 है तो नंबर ऑफ चांसेस 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब इज द आंसर, या फिर 25 डिवाइडेड बाय 216 इज द आंसर। तो मैं आंसर को बॉक्स कर देता हूं। तो इस तरह से आपको आना चाहिए। फाइंड फॉर 3 डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3। ये ओरली किया जा सकता है। सम 3 कब आएगा? जब तीनों डाइस पे 1,1,1 आएगा, यानी एक ही चांस है। ऐसे करो, डू इट इन दिस वे और एल्स डू इट इन दिस वे। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, ओ सॉरी 3 माइनस 1 मैं कर देता हूं। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है गिवन? आर का वैल्यू क्या है? 3 है। तो नंबर ऑफ चांसेस क्या रहेगा? 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या? 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। 3 माइनस 1 तो 2 है, 3 माइनस 2 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो आंसर 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ चांसेस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कितने डाइस थ्रो किए? 3, तो 6 क्यूब, 1 अपॉन 6 क्यूब या फिर 1 अपॉन 216 इज द आंसर। तो इस तरह से ये सम है। और कुछ सम लेते हैं हम 3 डाइस थ्रोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 3 डाइस, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 3 डाइस लिखा है, 3 डाइस थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 15। तो आर गिवन है 15, तो नंबर ऑफ चांसेस 15 लाइज बिटवीन 13 एंड 18। तो ये फॉर्मूला यूज करो आप, 19 माइनस 15, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। 19 माइनस 15 इज 4, 20 माइनस 15 इज 5, राइट? डिवाइड बाई 2, 4 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी
10 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। 6 क्यूब क्यों? क्योंकि 3 डाइज आर थ्रोन। 6 क्यूब 216 होता है, वो बाद में लिखा तो भी चलेगा। 3 डाइज आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4। तो सम 4 है, तो 4 3 और 8 में लाई करता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करो। तो R इक्वल टू 4 ये गिवन है, तो हम कर देते हैं नंबर ऑफ चांसेस इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 अपॉन 2। 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 3 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। फॉर 3 डाइस थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9। सम 9 है, तो 9 हो या 12 हो सम, तो उसका चांसेस जो है स्टैंडर्ड है, इट इज 23। फॉर R इक्वल टू 9, नंबर ऑफ चांसेस टेबल से आया हमारे कितने हैं 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? इट इज 9 अपॉन 23 अपॉन 216, या फिर 6 क्यूब लिख दो। इसके बाद में और एक चीज है जो आपको बतानी है। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताने हैं मुझे। For getting sum as even, probability of getting sum as even, इसका फॉर्मूला है 1/2n। मान लो सिंगल डाई फेंका है, 2 डाइस थ्रोन है, तो 2 मिनट मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज ऑड, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2n। ओके, ये सम नहीं चाहिए यहाँ पे, गेटिंग इवन ऐसे चाहिए, गेटिंग इवन, गेटिंग ऑड, गेटिंग बोथ इवन या फिर बोथ ऑड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2n है, सम के लिए नहीं, ऐसे। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो सिंगल डाई थ्रोन है, सिंगल डाई, तो सिंगल डाई का सैंपल प्राइस क्या है? बोथ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, सारे डाइस के लिए ये पॉसिबल है ना, तो बोथ नहीं आना चाहिए। हाँ, सिंगल डाई एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल डाई के लिए बताता हूं मैं। सिंगल डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिंगल डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, हाँ, तो इवन के लिए क्या होगा? इवन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। 3/6 क्या होता है? 1/2। देखो 1/2 आंसर आ गया। वैसे ही ऑड आने का प्रोबेबिलिटी सिंगल डाई में क्या होगा? 1/2, ठीक है। और 2 डाई थ्रो किए है एट अ टाइम, 2 डाई थ्रो किए है, तो सैंपल स्पेस मैंने पहले लिखवा के दिया आपको, तो उसमें आप अगर चेक करोगे 2 डाई अगर थ्रो किए तो नंबर ऑफ इवन 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाय 36 अगर आप करते हो, 9/36, तो आंसर कितना आता है? 1/4। यानी n की जगह पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, 1/4। वैसे 3 डाइज अगर आप थ्रो करते हो और आप चाहते हो कि हर डाई में इवन नंबर हो, हर डाई में इवन नंबर हो, हर डाई में इवन नंबर, 3 डाइज थ्रो किए, हर डाई में इवन नंबर मतलब 2,2,2, 2,4,6, ऐसे हर डाई में इवन नंबर हो, तो वो कितने होंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है 1/2, फिर क्या 3 डाई थ्रो किए तो 2/3, 2/3 क्या होता है? 2 2 4, 4 2 8, 1/8 आंसर आएगा उसका। तो ऐसी ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन इज 1/2n। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ऑड ऑन n डाइस थ्रोन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2n है।
Okay. Coins. Module 4, coins. A coin has two faces, that is head and a tail. Okay? तो हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ. आप कॉइन देखते हो, इसमें ये अशोक स्तंभ बनाया हुआ रहता है. अशोक स्तंभ बनाते हैं तो दैट इज हेड. और टेल मतलब मान लो 1 रुपीज़ का कॉइन लिया है तो यहाँ पे ऐसे 1 लिखा है तो और यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया हुआ है तो इसको टेल कहेंगे. दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. ओके. तो नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर एक ही कॉइन टॉस किया गया है तो नंबर ऑफ चांसेस 2 ही है, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा. अगर 2 कॉइन टॉस किए गए हैं एट ए टाइम तो 2 स्क्वायर चांसेस है, यानी 4 चांसेस है. कैसे? यहाँ पे देखो, इफ अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, सिंगल कॉइन के लिए मैंने बताया या तो टेल आएगा या हेड, यानी सैंपल स्पेस में 2 ही चीजें हो सकती है. इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड तो सैंपल स्पेस कैसे हो सकता है, दोनों ही कॉइन पे टेल आया है, या फिर पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, या फिर पहले कॉइन पे हेड आया दूसरे कॉइन पे टेल आया, या फिर दोनों ही कॉइन पे हेड आया. ऐसे 4 तरह की चीजें हो सकती है. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस 4 आ जाता है. तो लॉजिक कैसा है, अगर सिंगल कॉइन टॉस किया गया है तो 2, डबल 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो 2 स्क्वायर, 3 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो 2 क्यूब, 4 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो 2⁴, n कॉइन्स एक साथ टॉस किए गए तो 2⁻n. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है. मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं, 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे दिखता है. ओके. इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड तो सैंपल स्पेस कैसे हो सकता है, तीनों ही कॉइन पे टेल आ गए, पहले 2 पे टेल आए, तीसरे पे हेड आया, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आया, ऐसे हो सकता है. या फिर पहले कॉइन पे हेड और बाकी दोनों कॉइन पे टेल आ गया, तीनों ही कॉइन पे हेड आ गया, ऐसे भी हो सकता है. पहले 2 पे हेड, यहाँ पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, टेल हेड हेड, ऐसे भी हो सकता है. तो ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं. तो सैंपल स्पेस 3 कॉइन के लिए क्या होता है, 8. या फिर आप इसको ऐसे याद रखो, ये 2 का क्यूब है. वैसे ही 4 कॉइन्स अगर टॉस किए जाए तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 2⁴ आएगा, यानी 16 सैंपल स्पेसेस आएंगे. प्रोबेबिलिटी कॉइन्स के केस में हमेशा ऐसे याद रखो, ऐसे NCR अपॉन 2⁻n. n इज नंबर ऑफ कॉइन्स, R इज नंबर ऑफ चांसेस, 2⁻n इज टोटल नंबर ऑफ चांसेस. तो मैं आपको कुछ सिंपल सम्स करके दिखाता हूं. व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स जब टॉस होते हैं तो आपको पता है सैंपल स्पेस कैसे दिखता है, 2 कॉइन्स का, टेल टेल, या फिर टेल हेड, हेड टेल, या फिर हेड हेड. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने हैं, 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कहाँ पे है, एक ही जगह पे है 2 हेड्स, तो 1 और टोटल कितने, 1 2 3 4, 1/4 इज द आंसर. ठीक है. इसको ऐसे करो, नहीं तो फिर ये फॉर्मेट में किया तो भी चलेगा, NCR अपॉन 2⁻n. इस केस में कैसा है, कैसा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR अपॉन 2⁻n. अपने केस में n का वैल्यू कितना है, n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, 2 है ना, तो 2C. R मतलब क्या, नंबर ऑफ चांसेस. तो हेड आने के कितने चांसेस चाहिए मुझे, 2 हेड्स चाहिए मुझे, 2C 2, और यहाँ पे 2⁻2, 2C2 क्या होता है, 1, 2C2 क्या होता है 1, अपॉन 2⁻2 क्या होता है 4, तो 1/4 आंसर आ गया. तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, या फिर सिंपल ऐसे बना लो, 2 हेड एक ही बार आ सकते हैं, 1/4 इज द आंसर. ओके. तो ये इरेज कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक ही हेड चाहिए तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 2 अपॉन टोटल चांसेस कितने हैं, 4. आंसर आ गया 1/2. तो P इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे, ये चलेगा, यस चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. तो ये टोटल 3 चांसेस मुझे चलेंगे. एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या चलेगा मैं बता देता हूं. TH चलेगा, HT चलेगा, HH भी चल जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/,
टोटल चांसेस कितने हैं? 4। अलाउड कितने हैं? 3 और टोटल अवेलेबल 4 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, कम से कम नहीं भी रहा तो भी चलेगा, यानी एटमोस्ट 1 हेड का मीनिंग क्या है? मुझे TH चलेगा, HT चलेगा और TT भी चलेगा, हेड नहीं भी रहा तो भी चलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/4। इज इट करेक्ट? यस। When 5 coins are tossed, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 5 कॉइन्स टॉस किए हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखना मुश्किल है, तो उसके लिए क्या करो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5C2 डिवाइड बाय 2⁵. ये फॉर्मूला क्या है हमारा? P इज इक्वल टू NCR अपॉन 2⁵n। तो n का वैल्यू ईयर n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2, 2 हेड्स चाहिए ना। तो ये कैल्सी में डालो और आंसर बताओ। कैल्सी में डालो, आंसर बताओ। 10/32। ओके, नेक्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल्स। 4 टेल्स कैसे करोगे? P इज इक्वल टू NCR 2⁵n। यहाँ पे ईयर n की वैल्यू 4, सॉरी n की वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 कॉइन्स आर टॉस ना, और r की वैल्यू 4। तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 5C4 अपॉन 2⁵. व्हाट इज द आंसर? 5/32। ओके, नेक्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे, कम से कम एक हेड चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। यानी कि देखो 5C1 चलेगा, 5C2 भी चलेगा, 5C3 भी चलेगा, 5C4 भी चलेगा और 5C5 भी चलेगा अपॉन 2⁵. ये इसका आंसर आएगा। करो। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 31/32। एंड इट वाज क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो कि 31/32 आए, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का उल्टा क्या होता है? नो हेड। नो हेड कब होगा? जब पांचों के पांचों कॉइन में टेल आ जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है, तो उसका आंसर 1/32 है। तो एटलीस्ट 1 हेड का आंसर क्या होना चाहिए? 1 - 1/32, दैट इज 31/32। इसको ऐसे करो, या फिर और मेथड 2, दिस वाज व्हाट? मेथड 1। ओके, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का और एक मेथड है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल चांसेस इज व्हाट? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड फेवरेबल चांसेस। यहां पे फेवरेबल क्या है? एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, और एटलीस्ट 1 हेड का उल्टा क्या होता है? नो हेड्स। एटलीस्ट 1 हेड का उल्टा क्या रहेगा? एक भी नहीं चाहिए। तो कैसे करोगे? फॉर्मूले के हिसाब से 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, गेटिंग नो हेड, 1 - नो हेड। नो हेड कब आएगा? जब सारे के सारे क्या होंगे? टेल। सारे के सारे टेल एक ही बार हो सकते हैं। तो 1 अपॉन टोटल चांसेस कितना है? 2⁵ यानी 32, 1/32 ऐसा। या फिर करते रहो, लॉजिक के हिसाब से करो। 5C नो हेड मतलब C के नीचे 0 लिखो अपॉन, और 5C0 आप लोग जानते हैं क्या है? 1 है। नहीं आता तो कैल्सी में करो, 1/32, 32 - 1/32। तो ये आंसर कितना आ गया? 31/32। तो आंसर जो है सेम आ गया। तो 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? एटलीस्ट 1 हेड। तो ये डायरेक्टली किया, और दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड करने का और एक तरीका है, इट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। निकालो, आपको सेम आंसर मिलेगा।
ये नोट लिख लो. Probability of getting at most 3 heads. तो नीचे देखो 5 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो 2⁵ आएगा नीचे. यहाँ पे एटमोस्ट 3 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम कितने भी चलेंगे. तो 5C2 भी चलेगा, 5C1 भी चलेगा, 5C0 भी चलेगा. तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 26/32. इसका आंसर 26 आएगा, नीचे का 32. इसको करने का और एक तरीका है. दिस वाज मेथड 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स का उल्टा क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? एटलीस्ट कितना? एटमोस्ट 3 हेड्स मतलब एटलीस्ट कितना? 4 हेड्स का. वन माइनस, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5C4 प्लस 5C5 डिवाइडेड बाय 2⁵. तो 1 माइनस, इसका आंसर क्या आ रहा है? न्यूमरेटर का 6 आ रहा है और यहाँ पे 32. तो आंसर आ जाएगा आपका 32 - 6/32. It will come out as 26/32 is the answer. Okay. Independent event means what? 2 different events. मतलब 2 कॉइन टॉस किए, तो एक कॉइन में क्या आएगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरे कॉइन में क्या आएगा. पहले में टेल आया तो जरूरी नहीं कि पहले दूसरे में हेड आना चाहिए. ओके, तो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स. या फिर एक कॉइन टॉस किया और दूसरा डाई थ्रो किया है. These are also 2 independent events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? एनी सिंगल एक्सपेरिमेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मतलब क्या? सिंगल एक्सपेरिमेंट मतलब एक कॉइन टॉस किया है, तो उसमें आइदर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. दोनों एक साथ थोड़ी ना आ सकते हैं. वन कॉइन इज टॉस, देन देयर इज आइदर हेड और आइदर टेल, नॉट बोथ एट द सेम टाइम. तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एक्सप्लेनेशन है. इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी are PA and PB, then A union B क्या होता है? probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है. A intersection B कैसे निकाले? वो तय होता है डिपेंडिंग अपॉन whether the event is independent event or mutually exclusive event. If it is independent event, A or B are independent event, then probability of A intersection B is what? It is probability of A into probability of B. If they are mutually exclusive event, in that case, probability of A intersection B is what? 0.